हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था सस्पेंशन इंसुलेटर से रिलेटेड और स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं तो इनको कर लेना और न्यूमेरिकल अपनी बुक से। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कोई न्यूमेरिकल ना हो तो उसका फ़ोटो वगैरह भेज देना, मैं करके बता दूँगा। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल डिज़ाइन, ये तो एक होता है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। ठीक, मैकेनिकल डिज़ाइन यही होता है कि मैकेनिकल फीचर्स देखते हैं इसमें हम। ठीक है, ओवरहेड लाइन के तो इसमें क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके अंदर क्या क्या आते हैं मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है सैग या झोल, जिसको बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं सैग, हिंदी में बोलते हैं झोल। ये होती क्या है? ठीक, मान लो दो कंडक्टर हैं हमारे। ठीक है, सॉरी, दो पोल है, एक पोल ये है, ये एक पोल बी है। ठीक है, ये दो पोल हैं। ठीक, तो हम जब क्या करते हैं, कोई मान लो इनमें सर्टेन डिस्टेंस है, कोई निश्चित दूरी पे है ये। ठीक है, कितनी भी हो सकती है वो। तो जब यहाँ पे हम कंडक्टर लटकाते हैं ना, जब यहाँ पे ये इससे और इससे कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि जो कंडक्टर हम इन दोनों के बीच कनेक्ट कर रहे हैं उसमें सेफ टेंशन हो एक। ठीक है, तो जो हमारे कंडक्टर पर जो तनाव लग रहा है ना, वो एक सेफ टेंशन हो। ठीक, ये नहीं कि इतना ज़्यादा तनाव हो जाए कि मान लो तनाव हमारा क्या ज़्यादा है, कोई एक सेफ टेंशन नहीं है उस पर, तो क्या होगा, हमारा कंडक्टर टूटने का डर रहता है। ठीक, कंडक्टर टूट जाएगा अगर उस पर टेंशन बढ़ जाएगी। तो जब भी हम क्या कंडक्टर हम लाइन ओवरहेड लाइन बिछाते हैं, तो दो पोल के बीच जो कंडक्टर को हम डालते हैं, ठीक, कंडक्टर को जोड़ते हैं, तो उसको एक सेफ टेंशन दी जाती है। ठीक, उसको इतना टाइट नहीं करा जाता है कि वो टूट जाए। मान लो जाड़े आएंगे तो जाड़ों में क्या होगा, वो जाड़ों में भी टेंशन बढ़ती है ना, कंडक्टर वो सिकुड़ता है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, हमारा टूट सकता है, उस पर टेंशन बढ़ने के कारण टूट सकता है वो। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक सेफ टेंशन देते हैं, एक ऐसी हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा कंडक्टर को ढीला रखते हैं। ठीक, दोनों पोल के बीच कंडक्टर को थोड़ा ढीला रखते हैं। ये नहीं, मान लो अगर ऐसा कंडक्टर ये डेड डैश लाइन से दिखाया गया, मान लो इतना टाइट रख देंगे कंडक्टर, तो यह डर रहता है कि कंडक्टर टूट सकता है हमारा। ठीक है, मौसम चेंज होने की वजह से ये टूट सकता है, या फोर्स ज़्यादा लग रहा है, हवा चल रही है। ठीक, तो टेंशन की वजह से कंडक्टर हमारा टूट सकता है। अगर क्या है, इसको हम क्या करेंगे, एकदम इस तरीके से अगर जोड़ देंगे पोल के भी, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ढीला करके रखते हैं। ठीक है, कंडक्टर को दोनों पोल के बीच थोड़ा हम ढील देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये झुकाव होता है, ठीक, ये झुकाव जो पड़ता है, ये जो अभी मान लो ऐसा ना डाल के हम डेड डैश लाइन ऐसा ना जोड़ के हम कंडक्टर को ऐसा जोड़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा उसमें हम झुकाव देते हैं, थोड़ी ढील देते हैं। तो ये जो मिनिमम पॉइंट होता है, ये लोएस्ट पॉइंट, ठीक, दो पोल के बीच जो कंडक्टर का ये लोएस्ट पॉइंट होता है, इसको सैग बोलते हैं। ठीक, या फिर एक डेफिनेशन ये होती है ओवरहेड लाइन। ठीक है, तो ये जो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी ढील देते हैं। ठीक, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट आता है ये वाला, इसको बोलते हैं सैग। ओवरहेड लाइन के कंडक्टर में पड़ने वाले झुकाव को सैग कहते हैं या झोल कहते हैं। ठीक, इसको झोल बोलते हैं, थोड़ी झोल दी जाती है इसमें। बात समझ में आ गई? वरना क्या होगा, हमारा कंडक्टर टूट जाएगा। ठीक, तो ओवरहेड लाइन के कंडक्टर में पड़ने वाले झुकाव को झोल कहते हैं। ठीक, कंडक्टर को ऐसा ना जोड़कर हम थोड़ा यहाँ पे झोल दे देते हैं, इसमें थोड़ी क्या है, टेंशन को कम कर देते हैं, तनाव को कम कर देते हैं, थोड़ी ढील कर देते हैं। ठीक, थोड़ा कंडक्टर को ढीला कर देते हैं। एक तो डेफिनेशन ये होती है। तो ये मिनिमम जो पॉइंट आता है ना, यहाँ पे ये ओवरहेड लाइन, ये कंडक्टर जो है यहाँ का मिनिमम पॉइंट आता है, इसको हम इतना ढीला कर देते हैं। तो जब मिनिमम जो पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं सैग। ठीक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी सैग कहलाती है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी सैग कहलाती है। ठीक, तो एक डेफिनेशन और हो गई इसकी, पोल के बिंदुओं और तार के निम्नतम बिंदु के तलों का अंतर सैग कहलाता है। ठीक, ये पोल है ना, पोल का बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक, तो चाहे यहाँ से ले लो सैग, चाहे इस बिंदु से रिलेटेड
इस बिंदु के रिस्पेक्ट में ले लो, चाहे इस बिंदु के रिस्पेक्ट में लो, तब भी वो इतनी ही रहेगी, बात वही है। चाहे ये ले लो इतनी, ठीक है, ये भी सेग होगी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या कह रहा है, पोल के बिंदुओं, मतलब पोल के बिंदु, ये जो पोल के बिंदु हैं, पोल के बिंदुओं और तार के निम्नतम बिंदु के तलों, और तार, ये कंडक्टर है ना, इसके निम्नतम बिंदु के तल ये है, इसका निम्नतम बिंदु का तल ये है ना, के तलों का अंतर सेक कहलाता है। बात समझ में आ गई। पोल के बिंदु और तार के निम्नतम बिंदु के तलों का अंतर सेक कहलाता है। बात समझ में आ गई। पोल के बिंदु ये हो गए, ठीक, और तार के निम्नतम बिंदु, तो तार का निम्नतम बिंदु ये है, लोएस्ट पॉइंट, ठीक, इसका तल ये है और इनका तल ये है। बात समझ में आ गई। तो इनके तलों का जो अंतर होता है यह सेक कहलाता है। ये तल जो इसका निम्नतम बिंदु का तल हो गया, ये पोल का तल हो गया, तो इसका जो अंतर है ये सेक कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेक कहलाता है। बात समझ में आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाता है, सेग कहलाता है, या झोल कहलाता है, ठीक। बात समझ में आ गई। तो ये सेग क्यों ज़रूरी है, सेग इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा कंडक्टर पर तनाव कम हो सके, ठीक, कंडक्टर पर तनाव कम हो सके। बात समझ में, इसलिए थोड़ी सेग दी जाती है, ठीक, थोड़ी ढील दी जाती है। अगर हम ढील ना देंगे तो कंडक्टर पर तनाव बढ़ जाएगा। अगर कंडक्टर ऐसा सीधा डाल देंगे तो तनाव बढ़ जाएगा, जिससे कंडक्टर टूट सकता है, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखेंगे। बात समझ में आ गई। सेग क्या होती है, सेग ओवरहेड लाइन में पड़ने वाले झोल को सेग कहते हैं, या फिर एक डेफिनेशन ये है, पोल के बिंदुओं और तार के निम्नतम, पोल के बिंदुओं और तार के निम्नतम बिंदु के तलों का अंतर सेग कहलाता है, ठीक। पोल के बिंदु और तार के निम्नतम बिंदु के तल का अंतर जो है, ये अंतर, ये सेग कहलाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी सेग। अब सेग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहला है, सेग कंडक्टर के तनाव को कम करता है। बात समझ में आ गई। अगर ये क्या है, मान लो कंडक्टर, ये अगर हम ऐसा डालते सीधा तो कंडक्टर पर तनाव ज़्यादा होता, तो क्या कर दिया हमने, इसको थोड़ा ढीला करके बांधा, दोनों पोल के भी ढीला करके बांधा, जिससे इसमें सेग आ गई, ठीक। तो ये सेग क्या कर रही है, इस कंडक्टर के तनाव को कम कर रही है, ठीक। बात समझ में आ गई। तो सेग कंडक्टर के तनाव को कम करती है, ठीक। दूसरा देखो क्या है, सेग कंडक्टर के स्वयं के भार के कारण उत्पन्न होती है। ये जो सेग है, ये जो सेग है, किसके कारण उत्पन्न होगी, ये कंडक्टर का जो भार होगा ना भाई, हमने क्या करा, ये कंडक्टर ऐसा ना डाल के थोड़ी ढील दे के ऐसा डाल दिया, तो जो सेग, जो निम्नतम पॉइंट होगा, जो मिनिमम पॉइंट जो होगा, ठीक, यही तो सेग होती है भाई। मिनिमम पॉइंट और पोल के जो पॉइंट है, इनके अंतर, इनका जो अंतर होता है, यही तो सेग कहलाता है। तो जो मिनिमम पॉइंट होगा, ये किसके कारण होगा, जितना भारी कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा गहरा। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, इसका भार मान लो 1 किलोग्राम पर लेंथ है, ठीक है। मान लो 2 किलोग्राम पर लेंथ वाला हमने कंडक्टर ले लिया पर यूनिट, इसका मान लो 1 किलोग्राम पर यूनिट लेंथ है इसका भार, ठीक। अगर 2 किलोग्राम पर यूनिट लेंथ वाला हमने ले लिया तो उसका क्या होगा, वो और नीचे झुक जाएगा, वो इतना हो जाएगा मान लो। तो यहाँ लोएस्ट पॉइंट आ गया। तो ये लोएस्ट पॉइंट जो है, ये सेग जो है किसके कारण आती है, कंडक्टर के खुद के स्वयं के भार के कारण। बात समझ में आ गई। तो नंबर 2 पॉइंट क्या है, सेग कंडक्टर के स्वयं के भार के कारण उत्पन्न होती है। बस ठीक है, जितना भार अधिक होगा सेग उतनी ही अधिक होगी। दूसरा वो सॉरी थर्ड पॉइंट देखो, गर्मी में सेग अधिक होती है, ठीक। गर्मी में सेग अधिक होगी, क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ने से कंडक्टर का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। गर्मी में सेग अधिक होती है क्योंकि तापमान बढ़ने से कंडक्टर का साइज बढ़ जाता है, ठीक। अब क्या होगा, गर्मी में ये सेग बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई ये तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रसार होता है कंडक्टर का, क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका कंडक्टर में इसका क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। कंडक्टर का साइज गर्मी में बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है और फैलेगा ये, तो ये पॉइंट और नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब सेग बढ़ जाएगी, ठीक। तो गर्मी में सेग अधिक होती है क्योंकि तापमान बढ़ने से कंडक्टर का साइज बढ़ जाता है, ठीक। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पे आ जाओ, सर्दी में सेग कम होती है, ठीक। सर्दी में कम होगी क्योंकि तापमान घटने से कंडक्टर का साइज कम हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो सर्दी में सैग कम हो जाती है क्योंकि तापमान घटने से कंडक्टर का साइज कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक, फिर ये डेफिनेशन है सैग की। पोल के बिंदुओं और तार के निम्नतम बिंदु के तलों का अंतर सैग कहलाता है। ठीक, पोल के बिंदु और तार के निम्नतम बिंदु के अंतर जो है सैग कहलाता है। ये सैग होती है। ठीक, ये सैग होती है इतनी, इस पूरी को सैग बोलते हैं या फिर ये पूरी को सैग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब इसका एक डेरिवेशन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैग। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सैग। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ सैग, सैग की कैलकुलेशन करेंगे हम। इसका फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो मान लिया हमारे क्या है, दो पोल हैं, एक पोल ये है, एक पोल ये है। ठीक, एक पोल ये है, एक पोल ये, दो पोल हैं। ठीक है, अब क्या है, एक इस पोल का पॉइंट ए है, ये क्या पॉइंट ए इस वाले पोल का, और ये इस वाले पोल का पॉइंट बी है। ठीक है, तो दोनों पोल के अलग अलग पॉइंट है। इसका इस पोल का पॉइंट ए है और इस पोल का पॉइंट बी है। ठीक, तो इन दोनों पोल के बीच की जो दूरी है इसको स्पैन बोलते हैं ना। ये हमने मान ली एल है। ठीक है, इसको हमने मान लिया एल है। और कंडक्टर पर लोएस्ट पॉइंट क्या है, ओ है, हमने मान लिया। ठीक, जो क्या है हमारा कंडक्टर की आधी लेंथ पे है। मान लिया जो स्पैन है ना, पूरी स्पैन, हमने दोनों पोल के बीच की जो दूरी है स्पैन हमने एल मानी है। ठीक ठीक, तो जो लोएस्ट पॉइंट जो आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, आधी दूरी पे आ रहा है, L/2। तो ये क्या आधी दूरी पे है, हमने मान ली यहाँ तक की दूरी L/2 है और यहाँ तक की दूरी L/2 है। ठीक है, इस O पॉइंट से यहाँ तक L/2 है और इस O पॉइंट से यहाँ तक L/2 और ये पूरी L है। बात समझ में आ गई? तो लोएस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है, इन दोनों के बीच की जो स्पैन है उसके हाफ पे आ रहा है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट सैग जो है उसके हाफ पे आ रही है। बात समझ में आ गई? तो ये सैग ले ली हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सैग ले लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने कुछ माना है। देखो यहाँ पे माना एल क्या है, लेंथ ऑफ स्पैन, पोल के बीच की दूरी हमने मानी है एल। ठीक है, एल क्या है, पोल के बीच की दूरी एल मानी है, लेंथ ऑफ स्पैन। ठीक, डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, हमने डब्ल्यू मान लिया है कि कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ का वेट है। ठीक, टी क्या है, टेंशन इन कंडक्टर, और ओ क्या है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट ये। ठीक है, ये क्या है, ओ कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट। तो ये कहाँ बनना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से हाफ डिस्टेंस पर बनना है। बात समझ में आ गई? आधी दूरी पर बनना है। और ये क्या सैग, इतनी सैग, ये लोएस्ट पॉइंट तो सैग होता है भाई। ये जो है ये यहाँ से मान लो, चलो भाई हमने अभी सैग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, पोल का पॉइंट और कंडक्टर के निम्नतम पॉइंट के तलों का जो अंतर होता है वो सैग कहलाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी क्या कहलाएगी, सैग कहलाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ तक ये सैग कहलाएगी। तो ये क्या सैग है ना, इसको हमने यहाँ मान ली, ये सैग एस है। ठीक, अब क्या, अब देखो हमने माना कंडक्टर पर किसी पॉइंट पी, हमने क्या, ये कंडक्टर है। ठीक, तो ओ और बी इतने लेंथ पर हमने क्या, कोई कंडक्टर पर कोई पॉइंट पी मान लिया है। ठीक, जिसके निर्देशांक एक्स और वाई हैं, जिसके निर्देशांक एक्स और वाई लिए हमने, क्या लिए, माना कंडक्टर पर किसी पॉइंट पी, तो ये कंडक्टर है। ठीक, इस पर कोई पॉइंट पी माना है जिसके निर्देशांक, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमने इस वाले इतनी लेंथ पर कंडक्टर की क्या लिया, कोई पॉइंट पी लिया जिसके निर्देशांक एक्स और वाई लिए हैं। ठीक है, अब क्या देखो, ये जो एक कर्व है ना, ये कर्व बनना है ना, ये कर्व बनना है। तो कर्व ओ और बी ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हमने बहुत छोटा लिया है इसलिए, तो क्योंकि यहाँ कर्व ओपी ये पॉइंट, ये निर्देशांक यहाँ लिया है ना हमने, तो पॉइंट जो कर्व ओपी बहुत छोटा है। ठीक, बहुत छोटा है इसलिए ओपी इक्वल टू एक्स होगा। ठीक, तो ये ओपी इक्वल टू एक्स होगा। ये जो ओपी है ना, ओपी ये कर्व हमने क्या सबसे पहले क्या लिया, ये पॉइंट लिया कोई पी। ठीक, इसके निर्देशांक एक्स लिए, ये एक्स। ठीक, और ये वाई, इसके निर्देशांक हैं 2। ठीक है, ये पॉइंट लिया
और ये क्या है ओरिजिन, ओ क्या है, एक कोई पॉइंट पी है, ठीक, एक पॉइंट पी लिया इस कंडक्टर पर जिसका ओरिजिन ओ है, जिसका ओरिजिन मूल बिंदु ओ है, ठीक है। अब क्या है, इसके पॉइंट पी के जो निर्देशांक हैं एक्स और वाई हैं, ठीक है। अब क्योंकि ओ पी जो है एक बहुत छोटा कर्व है, ठीक, तो ओ पी इक्वल टू क्या होंगे, लगभग एक्स के बराबर होंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ कर्व ओ पी बहुत छोटा है तो इसलिए ओ पी लगभग किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। तो ये ओ पी जो होगा, ओ पी ये लगभग एक्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अब जो ओ पी है ना, ये ओ पी, अब इस पर देखो दो बल लग रहे हैं, यहाँ पे दो बल लग रहे हैं, ठीक। ओपी पर कार्य कर रहे हैं बल, तो यहाँ पे दो बल लग रहे हैं। एक क्या लग रही है, टेंशन टी एक्टिंग एट पॉइंट ओ। एक तो लग रही है जो ओपी पर दो बल लग रहे हैं, एक तो हमारी क्या है, टेंशन टी लग रही है, ठीक। किसके कारण, इस पॉइंट ओ के कारण, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट है ना देखो कंडक्टर, ठीक। तो इस पॉइंट ए के कारण इस ओ पर एक टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई। और दूसरा क्या है, दूसरा वेट ऑफ कंडक्टर डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ये भाई ये कंडक्टर है, इसका भार नीचे की ओर लगेगा, ठीक। तो वेट, ये भी एक बल है ना, वेट ऑफ कंडक्टर एक्टिंग एट पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट ओ एट डिस्टेंस एक्स बाई टू, ठीक। तो क्या है, एक बल कहाँ लग रहा है, इस ओ पी के क्यू पॉइंट पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है। ये किसके कारण लग रहा है बल, कंडक्टर के जो वेट है, कंडक्टर का जो भार है उसके कारण लग रहा है, ठीक। एक्स वाई बल लग रहा है, ठीक, नीचे की ओर। बात समझ में आ गई। और इस पॉइंट से ओ से कितनी दूरी पर लग रहा है, एक्स बाई टू दूरी पर। मान लिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट एक्स है, ठीक। तो इससे इसकी आधी दूरी पर क्या लग रहा है, कंडक्टर का भार, इस पॉइंट क्यू पर कंडक्टर का भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक। और इस पॉइंट ओ पर टेंशन लग रहा है इसके वजह से इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट क्यू पर एक्स बाई टू डिस्टेंस दूरी पर एक बल लग रहा है, वो नीचे की ओर लग रहा है। बात समझ में आ गई। तो दो बल कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। एक बल क्या है, टेंशन, एक टेंशन लग रही है पॉइंट ओ पर इस डायरेक्शन में, और एक बल ओ से एक्स बाई टू डिस्टेंस पर इस बिंदु क्यू पर लग रहा है नीचे की ओर। किसकी वजह से, कंडक्टर के वेट की वजह से, ठीक। तो टेंशन एक्टिंग एट पॉइंट ओ और वेट ऑफ कंडक्टर डब्ल्यू एक्स एक्टिंग एट पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट ओ एट डिस्टेंस एक्स बाई टू, ठीक। एक्स बाई टू दूरी पर लग रहा है, ठीक है, ओ से, ठीक। अब क्या होगा, एक, अब देखो ये पॉइंट, ये जो होगा ना ओ पी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक, जिसको बोलते हैं संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में होगा तो इस पर जो दो बल लग रहे हैं ना, संतुलन की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में, कंडीशन में क्या होगा, इस पर जो दो बल लग रहे हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के उनके मूवमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। दो बल के जो मूवमेंट होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इक्वेटिंग द मूवमेंट ऑफ अबव टू फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में एक तो इस डायरेक्शन में रहा और एक एक्स बाई टू दूरी पर, एक तो भाई टेंशन लग रहा है ओ पर, ठीक, इस डायरेक्शन में, और एक ओ से एक्स बाई टू ओ से एक्स बाई टू दूरी पर पॉइंट क्यू पर लग रहा है एक बल, वो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, कंडक्टर के वेट के कारण, ठीक। तो इनको क्या करना है, जो अब संतुलन की स्थिति में इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इन बलों के जो आघूर्ण होंगे, जो मूवमेंट होंगे, मोमेंटम होंगे, इनके आघूर्ण जिनको बोलते हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इन दोनों के जो फोर्स के जो मोमेंटम है उनको एक दूसरे के बराबर करने पर, ठीक, इक्वेटिंग द मूवमेंट ऑफ अबव टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, ठीक। तो इनको उनके दो फोर्स के जो मूवमेंट को बराबर करने पर, तो उनका मूवमेंट क्या होंगे, ठीक, उनका मूवमेंट क्या होगा, एक बल लग रहा है टी, एक टी लग रहा है, ठीक। तो ये टी इधर लग रहा है, एक टी यहाँ लगेगा, एक टी जो है इस भाई इसका जो यहाँ लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो लगेगा, तो ये लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में टी, ठीक है। तो ये इसका मूवमेंट क्या होगा, टी इंटू वाई। बात समझ में आ गई, टी इंटू वाई, ठीक। और ये जो लग रहा है ये डब्ल्यू एक्स वेट के कारण इस पॉइंट पर इस बिंदु से एक्स बाई टू दूरी पर लग रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, डब्ल्यू एक्स इतना फोर्स इंटू भाई मोमेंटम क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा
बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, जो दूरी, कितनी दूरी पर बल लग रहा है, ठीक। तो ये कितनी दूरी पर लग रहा है, 0.0 से x/2 दूरी पर कौन सा बल लग रहा है, ये बल लग रहा है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, WX इंटू x/2, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या, y क्या है, देखो y हमने अभी हम ये पॉइंट ले रहे हैं ना इसके, तो y ये है, ये, ठीक है, ठीक भाई। इस पॉइंट से इतनी दूरी पर तो लग रहा है ये लग रहा है, देखो। तो ये इस पॉइंट से दूरी कितनी है, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी कितनी है, y है ना। तो ये क्या हो गया, YT, ठीक है, YT। तो YT इक्वल टू क्या हो जाएगा, WX इंटू x/2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, WX² 2 इंटू T नीचे आ गया, ठीक। अब क्या है, अब हमने क्या है, ये पॉइंट लिया था, ठीक। हमने क्या करा, एक थोड़े से पॉइंट पर, थोड़े छोटे से कर्व पर निकाल के देखी थी। तो यहाँ पर सैग, यही तो सैग बन रही, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने ये पॉइंट लिया था, ठीक, ये वाला पॉइंट लिया था। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मिनिमम पॉइंट कितनी दूरी पर है, y दूरी पर। तो यही तो सैग कहलाती भाई, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मिनिमम पॉइंट कितनी दूरी पर, s दूरी पर। तो ये सैग थी। तो इस हमने क्या निकाला, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला, अभी छोटा सा पॉइंट लिया था। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सैग थी, ठीक। तो y हमने सैग निकाली। अब क्या करेंगे, हमें ये वाली सैग निकालनी है, हमें तो ये निकालनी है ना s पूरी। तो हम इस पॉइंट को न मार के पूरी पर निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब x की जगह हम क्या रखेंगे, और हमने ये दूरी कितनी मानी थी, इस पॉइंट से, लोएस्ट पॉइंट से इसकी दूरी हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, x लिया था ये निर्देशांक। लेकिन हमने रियल में कितनी मानी थी, x/2 मानी है। देखो दोनों पॉइंटों से x/2 हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेंगे ना। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो हमने ऐसे छोटा सा निकाल के देखा अपनी आसानी के लिए, ठीक। अब हमें क्या लेना बड़ी वाली पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेना है ना, ये वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सैग क्या है, s निकालना है हमें। तो अब लोएस्ट पॉइंट, अब इस वाले पॉइंट की दूरी की x थी, इस पॉइंट से O से P तक की दूरी x थी। लेकिन हमें क्या लेना है, L/2 लेना है। बात समझ में आ गई, क्योंकि अब हमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना ना, चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, चाहे इसके, ये भी s होगी, इतनी भी s होगी, और इतनी भी, दोनों सेम डिस्टेंस है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों सेम डिस्टेंस है, ये s ही है, ठीक। तो हम x इक्वल टू क्या ले लेंगे, L/2 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। ये जो x था, x ना लेके अब हम L/2 ले लेंगे। और y इक्वल टू क्या ले लेंगे, s। ये y इक्वल टू क्या ले लेंगे, ये पूरा s ले लेंगे, ठीक है। y इज मैक्सिमम सैग एट आइदर ऑफ A एंड B, ठीक है। y क्या है, y इज मैक्सिमम सैग एट आइदर ऑफ A एंड B, ठीक है। ये कहती है हमारी मैक्सिमम सैग थी, ठीक। तो x इक्वल टू हमने L/2 ले लिया और y इक्वल टू s ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। इसको समीकरण 1 मान, समीकरण 1 में x इक्वल टू L/2 और y इक्वल टू s रखने पर, तो y इक्वल टू s रख दिया और x इक्वल टू L/2 रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, x² और वो L² अपॉन 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो s इक्वल टू आ गया WL² अपॉन 8T। बात समझ में आ गई। तो ये क्या था हमारा सैग का फार्मूला, ठीक है। ये हमने सैग का फार्मूला डेरिवेट कर लिया। तो इसको एक बार ध्यान से देखना है हमें, ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। क्योंकि देखो हमने क्या करा, हमने तो एक छोटा सा, हमने आसान करने के लिए एक निर्देशांक ले लिया था यहाँ पे, ठीक। कोई एक पॉइंट ले लिया था, इसको ओरिजिन माना था, और एक पॉइंट ले लिया था कंडक्टर पर P, ठीक। वो यहाँ भी ले सकते थे हम, कहीं भी हमने यहाँ मान लिया था, ठीक। अब उसके दो, हमने इसको ओरिजिन माना था, इसके दो निर्देशांक माने थे, बाई, एक x माना था, एक y माना था। तो बाई इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ तक की दूरी, यही तो सैग होगी भाई। सैग यही तो होती है, पोल का कोई बिंदु और कंडक्टर का निम्नतम बिंदु के तलों के बीच की जो दूरी होती है वही तो सैग होती है। तो ये सैग होगी ना। और ये क्या थी, सैग से उस जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, उस पॉइंट से सैग वाले पॉइंट की दूरी। तो अब हमें क्या निकालनी है, हमें इन पॉइंटों के रिस्पेक्ट में निकालनी है। अब इसको हम भूल जाएंगे, अब ये तो हमने कर लिया, ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, अब बाई की जगह हमें ये अब पूरी निकालना है ना। तो पूरी क्या थी, पूरी तो s है ना भाई। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी s है। तो इस बाई की जगह हमें s रखना पड़ेगा। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी हमने x मानी थी। तो x ना मान के हम भाई इस पॉइंट से इस पूरे पॉइंट की दूरी मानेंगे, इस O की, वो सॉरी इस B की है, इस A की। तो ये पूरी दूरी क्या थी, L/2 तो थी। तो x की जगह L/2 रख दिया हमने। बात समझ में आ गई। तो x की जगह L/2 रख दिया और y की जगह s रख दिया। तो यहाँ पे
एल वाई की जगह एस रख दिया, ये सैग हो गई हमारी, ठीक। और एक्स की जगह Ly2 रख दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो एस इक्वल टू डब्लू एल स्क्वायर और 2 का क्या आ जाएगा 4 इंटू 2t, तो ये 8t ऐसे आया। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, एस इक्वल टू डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 8t, ठीक। ये हमारा सेक का फार्मूला आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है आप लोगों को। इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी दिक्कत होगी तो वो पूछ लेना, ठीक, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, सेक का फार्मूला निकल के आ गया, डेरिवेट कर लिया हमने, ठीक। आज हमने क्या पढ़ा, सेक के बारे में पढ़ा और सेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े और सेक का फार्मूला डेरिवेट करा, ठीक है। चलो ठीक, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल सेक को इफेक्ट करने वाले कारक पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, कौन कौन से फैक्टर, ठीक, और किस पर हमारी प्रभाव, किस पर सेक किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ये पूछेंगे। और आइस लोडिंग का इफेक्ट और एयर का प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है सेक पर, ये पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।